हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। हम लोग बात कर रहे थे केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात की थी। और आज हम करने वाले हैं, देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ साथ मैंने आपको मालवा का पठार, है ना, मेवाड़ का पठार, इन सभी चीजों के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं विंध्यन श्रेणी के बारे में। किस तरीके का फॉर्मेशन है ना, किस तरीके की चट्टाने हैं, किस तरीके के खनिज हैं, इसकी बनावट क्या है, इस सभी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और साथ के साथ जो भी यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगी उसको कोशिश करिएगा कि अपने हाथ से नोट्स बनाए, है ना, जिससे कि और बारीकी से आपको मेमोरीज फीड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में ना। तो अगर आप मैप उठा के देखेंगे इस तरीके से, तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखो, ये राजस्थान है, ये गुजरात का क्षेत्र है, इधर मध्य प्रदेश है, नीचे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुजरात से शुरू होती है पर्वत श्रेणी। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक, ठीक है, एक लगातार श्रेणी है जिसका नाम क्या है? विंध्यन श्रेणी। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है? ये पूरी की पूरी क्या है? विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, इसको साथ के साथ लिखते चलिए। ये विंध्यन श्रेणी आगे जाकर कुछ शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम पन्ना बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियां हैं, मैकाल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यही आगे जाकर क्या है? कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है, इधर जाएंगे इस तरीके से, तो ये पन्ना। ठीक है, नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सोनपर। ठीक है, सोनपर की पहाड़ियां। इसकी बनावट बताती हूँ किस तरीके से, तो बोलते हैं सोनपर। ठीक है, देखो, बेसिकली जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, ये कुछ इस तरीके से जाकर इस तरीके की आकृति बनाती है, इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या है? पन्ना हो गया, फिर कैमूर हो गया, उसके बाद सोनपर हो गया, और नीचे आ जाता है आपका मैकाल। ठीक है, मैकाल श्रेणी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फिंगर नुमा आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और ये आगे जाकर जो है ये पार्श्वनाथ भी इसी में जुड़ी हुई श्रेणी है। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये इसे हम बोलते हैं विंध्याचल पठार। इसे क्या बोलते हैं हम? विंध्याचल पठार। ठीक है, इस विंध्याचल पठार के ऊपर यहाँ पर है आपका मेवाड़ का पठार। ये क्या है? मेवाड़ का पठार, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड। ये कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इस तरीके से।
और इधर है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो गुजरात से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली तक है। इस तरीके से गुजरात से लेकर दिल्ली तक का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड हो गया, इधर मेवाड़ हो गया, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो भांडेर का पठार है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका भांडेर प्लेट्यू, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया आपका भांडेर प्लेट्यू। और इस पूरे क्षेत्र में ये हो गया आपका विंध्याचल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा विंध्याचल पठार। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, मालवा का पठार। ये आपको बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, अगर आप लोगों को याद होगा। तो ये क्या है आपका मालवा का पठार। यहां तक क्लियर है, रिवाइज भी होता जा रहा है और साथ के साथ आप इसको देखते जा रहे हैं। लेकिन देखो, विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो ये क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार है। इस पूरे क्षेत्र को अगर आप इस तरीके से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूं, ये वाला क्षेत्र जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं हम, दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। दक्कन का पठार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्या है। और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ये होता है ज्वालामुखी उद्भेदन से, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि देखो, पूरी पृथ्वी के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगी तो उस चीज में आपको पता चलेगा कि जो पृथ्वी है उसका जो आंतरिक भाग है, एक पृथ्वी के एक हिस्से को अगर हम काट के देखते हैं तो सबसे ऊपरी भाग जो है जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, ठीक है। इसके नीचे के भाग को हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। और आंतरिक भाग को बोलते हैं हम कोर। अब आप देखोगे कि जो क्रस्ट वाला भाग है, यहाँ पर जो बहुतायत में तत्व पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, सियाल, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, सियाल। मेंटल को जाना जाता है सीमा के नाम से, और कोर को जाना जाता है निफे। इसका मतलब क्या है, सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो परपटी है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जहां पर हम रहते हैं, जहां पर सारे के सारे उच्चावच हैं, हाईलैंड्स हैं, जहां पर आपको माउंटेन्स, रिवर्स, है ना, सब कुछ मिलता है, प्लेट्यूज, तो वो सभी कहाँ है, इस क्रस्ट वाले भाग पर है। और यहाँ पर क्रस्ट की इस प्लेट में, ये जो प्लेट है ना, जो हम बोलते हैं ना कि कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं, वो यही प्लेट, यही हिस्से का भाग है ना। तो ये किससे निर्मित है, सियाल से निर्मित है, जिसका मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल की बात करें, देखो आंतरिक संरचना को जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि सारी चट्टानें जो हैं उनकी संरचना अलग है, अलग अलग अवस्थाओं में है। कुछ चट्टानें जो हैं, कुछ यहाँ का जो भाग है वो बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है, कुछ बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है, कुछ सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे सीमा की बात की जा रही है। सीमा का मतलब हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। निफे का मतलब हो गया निकिल और फेरस, ठीक है। ये तत्व जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इनका वर्णन क्यों किया गया है कि यहाँ पर प्लेटें क्या हो रही है, उनमें गतिविधि लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक,
ठीक है, जिसमें क्या होता है, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी, ठीक है, एक दूसरे के करीब आएंगी, जिसे हम अभिसरण बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपसरण, ठीक है। अब इन दोनों गतिविधियों में क्या होगा, जब यहाँ पर दो प्लेटें आपस में आएंगी तो क्या होंगी, यहाँ पे इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होगा, है ना। इस तरीके से एक फोल्डेड संरचना बनेगी, दबाव होने से जो वहां पर जो कुछ भी होगा वो इकट्ठा होगा, प्रेशर पड़ेगा और वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे जो कुछ भी सेमी लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना, वो क्या होगा, वो ऊपर आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताए क्रस्ट के नीचे एक लेयर है जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर है, उसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, जो कि है सेमी लिक्विड फॉर्म में है। और इस सेमी लिक्विड फॉर्म में ही सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित है, मैग्मा, क्या उपस्थित है, मैग्मा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो ये जो मैग्मा है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा, ठीक है, और ऊपर आकर इस क्रस्ट वाले भाग पर इकट्ठा हो जाएगा, फैल जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, इनकी मात्रा भी डिपेंड करती है। अगर सिलिकॉन की मात्रा कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी तत्व, जो भी यहाँ से खनिज बाहर लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, वो क्या होंगे, आराम से उनका जो विसरण है, इनका जो फैलाव है वो बहुत अधिक क्षेत्र तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो दक्कन प्लाट्यू है वो यहाँ पर इसी घटना के आधार पर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ये बेसाल्ट चट्टाने हैं वो ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण हुई हैं। इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो क्षेत्र है, इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना। इसके नीचे आप देखोगे कि सतपुड़ा रेंज है, ये कौन सी है, विंध्यन रेंज, और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा रेंज है। और इसके बीच में एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा नदी, ठीक है, क्या नाम है, नर्मदा रिवर, जो कि किस में बहती है, भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी, यानी कि रिफ्ट वैली। अब देखो, भ्रंश का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चट्टानों के बीच में जो गैप आ जाता है, यानी कि एक चट्टान दूसरी चट्टान, ये पूरी की पूरी एक चट्टान थी, अब इसमें किसी भी कारण से प्लेटों के अभिसरण के कारण क्या हो गया, इन दोनों प्लेटों के बीच क्या हो रही है, दरार हो रही है। आपने देखा होगा कि कहीं पर जमीन फट गई, है ना, देखा है। अफ्रीका में आप अभी देख रहे होंगे कि एक हिस्सा जो है वो टूट के लगातार अलग होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो प्लेटें हैं वो क्या कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इनके बीच इस तरीके की संरचना बन जाती है, और ये जो गैप आता है यहाँ से ज्वालामुखी के उद्भेदन के द्वारा यहाँ पे जो मैग्मा होगा वो बाहर आकर इस पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर किसका निर्माण होगा, बेसाल्ट, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये है बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी, ठीक है, ये बात समझ आई। और यहाँ पर क्या बन गई, ये बन गई आपकी भ्रंश, ये क्या बन गया, वैली बन गई, यानी कि भ्रंश बन गया। दो माउंटेन्स के बीच में या कोई भी पठारीय क्षेत्र है उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। और यही नर्मदा नदी जो है वो इसी भ्रंश घाटी में
बहती है। तो यहाँ तक समझ आए कि दक्कन का पठार जो क्षेत्र है यहाँ पर किस तरीके से ये निर्मित हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड जो था, है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडियन प्लेट का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, है ना, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था। तो आपने एक चीज वहां पर ध्यान दी होगी कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कार्बोनिफेरस से लेकर यहाँ तक जब माउंटेन्स का निर्माण होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला बनती है, तो यहाँ पर उस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्लेट एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ी है, नहीं, उसको कई हजार साल लगे हैं नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने पर। तो यहाँ पर आप एक घटना देखते हैं, ये मैंने क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी कराया था, तो एक बार बस आपको रिवाइज करके एक बेहतरीन तरीके से उसको वो भी याद हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो संरचना है उसका रिलेशन ही उससे है ना, चट्टानों वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है सारा का सारा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो था ये एक पेंजिया था, ठीक है, पेंजिया था, और जितना भी पानी था उसको हम पेंथालासा कहते थे। एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, पेंथालासा, ठीक है। अब ये दो हिस्सों में टूट गया, एक बन गया अंगारा लैंड, दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में जो सागर था इसे क्या कहा गया, टेथिस सी, टेथिस सागर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टेथिस सागर जो है वो किसके किसके मध्य स्थित था। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, लैंड के मध्य था। अब देखो सीधी सी बात है कि ये हिस्सा भी टूटा है, यहाँ पर टेथिस सागर बना है, तो यहाँ पे भी ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया हुई होगी, है ना। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से ज्वालामुखी फॉर्मेशन होता है और जो उनके द्वारा जो मैग्मा बाहर आता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया था कि सियाल, सीमा और निफे ज्वालामुखी उद्भेदन में एस्टेनोस्फेयर की बात की थी, वहां पे बहुत सारा मैग्मा है जो कि सबसे अपर हिस्से में स्थित है। इसके अलावा और भी निचले स्तर पर और ज्यादा मेल्ट फॉर्म में मैग्मा स्थित है। कभी कभी जितनी ज्यादा गहराई से मैग्मा बाहर आता है उतना ही ज्यादा उसका फैलाव जो होता है वो बहुत अधिक होगा, ठीक। अब ये गोंडवाना लैंड में भी क्या होगा, ये अंगारा लैंड में आपका नॉर्थ अमेरिका बन जाएगा और एक प्लेट बनेगी यूरेशियन, एक बन जाएगी साउथ अफ्रीकन प्लेट, एक होगी आपकी अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी जो है वो इसी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। ये टूट के अलग हो गई, यहाँ पे पूरा का पूरा एक बड़ी सी प्लेट थी जिसको हम मेडागास्कर कहते थे, उसमें क्या हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया। तो यहाँ से एक हिस्सा टूट के ऊपर बढ़ता है इस तरीके से, और यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, यहाँ पर जाकर यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये चीज क्यों बताई, क्योंकि मैंने आपको एक चीज तो पता है कि पृथ्वी जो है गोल है और यहाँ पर इसकी जो संरचना जियोड टाइप की है, कैसी है, जियोड, है ना। पृथ्वी कैसी है, साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल पे क्या है, चपटी हुई है और बीच में उभरी हुई है, और ये है इक्वेटर वाला क्षेत्र, है ना, इक्वेटर है। जब हम, और ये 23.5 डिग्री पे क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। अब एक चीज 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ये अपने अक्ष का भी चक्कर लगा रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, और इसी तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन हम जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिण में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन की मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में कराया है, अगर आप लोगों को याद होगा। तो सूर्य जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अधिकतम कहां तक पहुंचता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, जहां पर लंबवत किरणें गिरती हैं, जहां तक क्या होती है, सूर्य की लंबवत किरणें गिरती हैं,
कौन से दिन गिरती है ये भी बताया था। आप मुझे बताइए कि जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरेंगी उस दिन और रात बराबर होंगे। तो बताइए वो डेट कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और क्वेश्चन ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे लंबा दिन जो होगा कर्क रेखा पर कब होगा, मकर रेखा पे कब होगा, इक्वेटर पे दिन और रात कब होंगे इक्वल, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइए। खैर बहरहाल यहाँ पे जो क्षेत्र है ये बताने की जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक का जो क्षेत्र है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाई सनलाइट है ना, हाई सनलाइट, राइट। इस क्षेत्र में जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, ये कौन सा हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हो गया। यहाँ पर सूर्य का तापमान यानी कि सूर्य का जो सूर्य के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे वर्षण यानी कि रेन जो प्रोसेस है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास समुद्र है तो यहाँ पे इवेपोरेशन की क्रिया भी ज्यादा होगी और प्रेसिपिटेशन की भी जो क्रिया है वो भी अधिक हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हाई इवेपोरेशन, टेम्परेचर हाई हो गया तो हाई इवेपोरेशन एंड, और इस हाई इवेपोरेशन के कारण ही क्या होगा, हाई प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि देखो अब यहाँ पे ये पता चल गया कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो एक है वो नेचुरल फिनोमिना है जिसपे जो प्रोसेस है अर्थ का, सन का, वो लगातार अपने उसमें ही है ना, एक जोन में ही वो प्रोसेस हो रहा है। लेकिन पृथ्वी पर अगर हम देखें तो इस पूरी संरचना में, इस पूरे फिनोमिना में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये फिनोमिना तो सेम काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो फिनोमिना है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लेटें हैं जो कि लगातार एक दूसरे से टूटकर अलग हो रही हैं, और ये प्रोसेस जो है वो धीमे धीमे कई हजार साल तक होता रहता है। तो इसमें कुछ धीमे धीमे क्या होगा कि जब, ये तो आपको पता ही है, पहले भी बता दिया कि भाई आग का गोला थी, ठंडी हुई और ठंडे होने से जो भी तत्व थे उनसे चट्टानों का निर्माण हुआ, जो हमने बताया था आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद अवसादी क्रम की चट्टानें होती है जिसको हम सेडिमेंटरी रॉक बोलते। याद आ रहा है कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले इग्नियस रॉक, सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरी होती है सेडिमेंटरी रॉक, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। समझ आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ है इग्नियस रॉक्स का हुआ है, चट्टानें यहाँ पर थी, कोई भी जीव जंतु नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, धीमे धीमे यहाँ पर एक हिम युग आता है, एक आइस एज आता है जिसमें बहुत ज्यादा पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि चारों तरफ क्या होता है। अब देखो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया है भाई, H2O हाइड्रोजन गैस ठंडी हो रही है, हाइड्रोजन बन गया भाई, ऑक्सीजन बन गया। अब देखो जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए जो एक सुइटेबल कंडीशन है वो यहाँ पर हिम युग में शुरू हो जाती है। धीमे धीमे जब ये चट्टानें मेल्ट होना शुरू होती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वनस्पति बनेगी, है ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। फिर धीमे धीमे सिंगल जो बोन वाले हैं जी वो बनेंगे। सबसे पहले जलीय जीव आते हैं और इस तरीके से क्या होता है, एक इरा शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर इस घटना में जो ये गोंडवाना लैंड की चट्टान है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, इस पूरे के पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कर्क रेखा तक पहुंचने में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कई साल लगेंगे, जहां पे बहुत बारिश होगी, बहुत सारी वनस्पति जो है वो यहाँ पर बनेगी, और लगातार ये प्लेट ऊपर हो रही है तो किसी भी कारण से
प्लेटों के खिसकने से, भू हलचल से, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, है ना। जिस तरीके से आज भी हम देखते हैं कि अचानक से बाढ़ आ गई, है ना, या भूकंप आ गया तो बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है वो नष्ट हो गए। तो ऐसी घटनाएं जो है वो पूर्व काल में भी हुई होंगी। तो इसी कारण से यहाँ पे लगातार जो वनस्पति है वो बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में इकट्ठी हो गई। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोयला हमें देखने को मिलता है। और ये कोयला यहाँ से निकाल पाना संभव हुआ है क्योंकि ये कैसी चट्टानें हो गई हैं, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और ये कैसी हैं, मेटामॉर्फिक हैं। यहाँ पर चट्टानें बहुत मुलायम हो चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ से कोयला निकालना संभव हो चुका है। लेकिन अब एक चीज समझ में आ रही है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पे पहुंच गया है। तो ये विंध्यन क्रम की जो श्रेणी है, और यहाँ पर इसके दक्षिण में क्या है, यहाँ पर ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। आगे यहां पर महादेव, ये हो गई मैकाल, मैकाल श्रेणी। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले की जो उपलब्धता है वो बहुत ज्यादा है ना। लेकिन क्या यहाँ पर विंध्यन श्रेणी से सतपुड़ा रेंज के इस क्षेत्र से कोयला निकालना संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक जब ये प्लेट पहुंची है तो यहाँ पर ये जो विंध्यन श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी है, इसके बीच में क्या बन गया है, भ्रंश बन गया है। और भ्रंश बनने का कारण मैंने अभी आपको बताया है कि प्लेटों का क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। तो यहाँ पर अभिसरण होने पर जब ये दोनों प्लेटें टूट के अलग हुई होंगी, एकदम अलग नहीं हुई है, बस यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पे एक क्रैक पड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट यहाँ पर आकर यूरेशियन प्लेट से टकराई है वो कुछ इस तरीके से थी, है ना, इस तरीके से थी। तो यहाँ पे जब ये हिस्सा इससे आके टकराया है तो यहाँ पर क्या पड़ा है, काफी दबाव पड़ा है, और ये आकर इस जगह पर थोड़ी सी क्या हो जाती है, झुक जाती है, टूट जाती है। किसी भी चीज को एकदम प्रेशर से हिट करते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा दबाव पड़ने से वो टेढ़ी हो जाती है। तो उसी तरीके का एक फिनोमिना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारा गोंडवाना लैंड की चट्टानें थी जिसमें बहुत सारा कोयला, है ना, बहुत सारे खनिज तत्व थे, वो क्या हो गए, इस दक्कन के पठार पर इस घटना के कारण, जो भ्रंश बनने की प्रक्रिया है, इसके कारण यहाँ से निकला हुआ जितना भी मैग्मा था, है ना, मैग्मा था, वो आसपास के क्षेत्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या हो जाता है, फैल जाता है, और यहाँ पर दक्कन का पठार बन जाता है। तो यहाँ पर अगर ये दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, जैसे ही ये ठंडी होती है ये बहुत कठोर हो जाती हैं, और इसी कठोर होने के कारण यहाँ से जो खनन की प्रक्रिया है उसको कर पाना संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं ये किस तरीके की चट्टानें हैं, है ना, ये चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। ठीक, चलिए, ये एक बेसिक फिनोमिना था जो हमने एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ आई, ये हो गई सतपुड़ा चट्टान, और यहाँ पर है मैकाल, मैकाल पे ही एक चोटी है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक। ये कौन सी है, अमरकंटक। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा, जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? ओके,
इसके बाद अगर हम बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी के नीचे ये हो गया महादेव, यहां से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ताप्ती। ताप्ती नदी। और इसके नीचे एक श्रेणी है जिसका नाम क्या है, सतमाला। ठीक है, और यहाँ पर आगे है अजंता की अजंता अजंता श्रेणी, जिसमें हम अजंता की गुफाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इधर आप आएंगे तो यहाँ पर है आपका ठीक है, ये हो गया। इधर आप देखेंगे तो इधर है आपका बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। ठीक है, इधर आपका छोटा नागपुर पठार। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में जल्दी से एक एक करके कुछ फैक्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके विस्तार की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। विस्तार कहां से कहां तक है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक, तो मैंने आपको बताया गुजरात के जोबाट से लेकर बिहार के सासाराम तक। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, गुजरात के जोबाट से लेकर बिहार के सासाराम तक। ठीक है, सासाराम जगह है कहां पर, बिहार में। तो इसकी कुल जो लंबाई है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई यानी कि जोवाट से लेकर सासाराम तक कितनी लंबाई है, तो लगभग ये 1000 से लेकर 1100 किलोमीटर। मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितना है, लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसकी बात करें चौड़ाई की, सॉरी इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ये लगभग 500 से लेकर 600 मीटर है। ठीक है, 500 से लेकर 600 मीटर है। देखो ये जो श्रेणी है, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि जो इसका पश्चिमी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी भाग है, उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो जो आपका पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये पश्चिमी भाग है, तो भारत का जो नक्शा है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा झुका हुआ है पूर्वी साइड में, है ना। इसीलिए आप देखोगे जो भी प्रायद्वीपीय पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियां हैं वो क्या हो रही हैं, इधर की तरफ, पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर जो विंध्य श्रेणी है, यहाँ से निकलने वाली नदियां कहाँ जा रही हैं, उत्तर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट है वो कुछ इस तरीके से हो गई ना, तो यहाँ से नदी इधर जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इसकी औसत ऊंचाई है, तो इसके पश्चिमी भाग में क्या होगा, इस तरीके से उठा हुआ भाग है, फिर बीच में काफी ज्यादा उठा हुआ भाग है, और फिर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। तो लगभग 500 मीटर हो गया, इधर 600, यहाँ पे 400 मीटर। ठीक है, तो औसत ऊंचाई क्या होगी आपकी, लगभग 600 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, विंध्य पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है, गुडविल पीक।
सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, कौन सी है? गुडविल पीक। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुडविल पीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सद्भावना शिखर। ठीक है, विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुडविल पीक है, जिसका नाम हिंदी में हम बोलेंगे तो सद्भावना शिखर। जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये लगभग 735 मीटर। ठीक है, कितनी है? 735 मीटर। नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज कि ये जो शिखर है, यहाँ पर ये क्या है? विंध्याचल पठार है, इधर मेवाड़ का पठार हो गया, है ना, मालवा का। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझे तो ये किस तरीके से दिखता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, इस तरीके से ये मेवाड़ का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये हो गया ठीक है, ठीक है। हम पूरे के पूरे मेवाड़ से लेके सतमाला तक का जो क्षेत्र है उसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये वाला क्षेत्र जो है, ये काम उठा हुआ क्षेत्र है, ये कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ का पठार हो गया। ये है विंध्याचल का पठार, विंध्याचल पठार। ठीक है, ये क्या है? विंध्यन श्रेणी, विंध्य श्रेणी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? भ्रंश घाटी है, और ये कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद इधर आएंगे तो ये है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। उसके बाद यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? ये है ताप्ती नदी घाटी। रिफ्ट वैली में दो नदियां हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। इनकी बनने की क्या प्रक्रिया है ये मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये है सतमाला श्रेणी। इसके बाद इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा दक्कन पठार। ठीक है, तो ये यहाँ है दक्कन का पठार। क्लियर है यहाँ से? तो ये जो क्रम है, इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ये संरचना आपके दिमाग में रहेगी तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है? भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जो ये संरचना है विंध्य पर्वत श्रेणी की, इसको हम मध्य प्रदेश के एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, एक एक संरचना ऐसे ही बनाई है। तो ये क्या हो गया आपका मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि गुजरात से शुरू होती है श्रेणी, है ना, गुजरात से विंध्य श्रेणी होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, श्रेणी। क्लियर है? ठीक है, के नीचे आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से, जितना भी यहाँ पे बना रही हूँ ना उसको नोटबुक में जरूर ड्रॉ करते जाइएगा। देखो इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि बहुत परफेक्ट तरीके से बन नहीं रहा, है ना, एक रफ तरीके से जिससे आपको याद रहे, है ना। ये हो गया आपका थोड़ा श्रेणी। ठीक है, के बाद बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान और एमपी वाला क्षेत्र, ये कौन सा है, मेवाड़ का क्षेत्र, है ना, ये क्या है, मेवाड़ का क्षेत्र। यहाँ पे बात करें तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है जो कि पश्चिमी यूपी के साथ मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है, ये वाला क्षेत्र जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये है बुंदेलखंड। देखो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको मैपिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो यही विंध्य श्रेणी आगे जाकर, ठीक है, किसमें हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से ये क्या है, कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है, ये विंध्यन पहाड़ी होगी, ये क्या होगी, कैमूर की पहाड़ियां। यहाँ पर आप देखोगे दक्षिणी भाग में, ठीक है, इस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा पर यहाँ पर मिलेंगी आपको, ये हो जाएगी आपकी मैकाल श्रेणी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी मैकाल श्रेणी। और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक पठार मिलेगा जिसको, जिसका नाम क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये है आपका भांडेर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका भांडेर का पठार, वो ध्यान रखिएगा। ये आपका इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ पे थोड़ा सा विंध्याचल का पठार है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये पूरा क्षेत्र हो गया मालवा पठार। इस पूरे क्षेत्र को बोलेंगे विंध्याचल का पठार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है,
क्योंकि इसी मैकाल श्रेणी पर यहाँ पर स्थित है आपका अमरकंटक। कंटक जो कि मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, एक नदी निकलती है जो कि उत्तर की तरफ बहती है इस तरीके से। ठीक है, उत्तर की तरफ बहती है जिसको हम बोलते हैं सोन नदी, और एक नदी जो कि पूर्व की तरफ बहती है जिसे हम क्या बोलते हैं महा नदी। ठीक है, तीन नदियां जो हैं वो इस मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, इधर है आपका राजस्थान, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, नीचे है आपका यहां पर महाराष्ट्र, ठीक है, और ये है आपका, इधर आप आ जाओगे मैकाल श्रेणी जिससे लगी हुई, ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहां तक समझ आया आपको सभी को? ठीक है, ओके। तो ये संरक्षण आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरीके से विभाजन का काम करती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है वो किस तरीके से, अब देखो यहाँ पर इसकी संरचना क्या बता रही है कि किस तरीके से ये जल विभाजन का कार्य करेगी, क्योंकि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये जो नदियों का प्रवाह है वो उत्तर की तरफ करता है, और इसका दक्षिणी भाग जो है वो क्या करेगा, पूर्व की तरफ नदियों का जो प्रवाह है उसको यहाँ पर करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है ये क्या करती है, जल विभाजन, ये क्या है, जल विभाजक है। ठीक है, क्या है, जल विभाजक है। किस तरीके से जल विभाजन होता है, उत्तर की तरफ नदियां जो बह रही हैं और जो कि पूर्व की तरफ बह रही हैं उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बारे में कुछ और चीजें हैं उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, और सारे के सारे पाठार को कंप्लीट करने के बाद फिर हम करने वाले हैं रिवर सिस्टम को। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तब हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।